नमस्कार, स्वागत है आपका। अपना हिमाचल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। बुलेटिन में हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुख करेंगे खबरों का, जहां कांग्रेस में खींचातान पर नेता प्रतिपक्ष के बयान पर अब मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने बड़ा हमला बोला है। मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि अगर जयराम ठाकुर की पार्टी में तालमेल होता तो बीजेपी विधानसभा चुनाव नहीं हारती। उन्हें नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जयराम ठाकुर बताएं कि वो अपनी पार्टी में किसके साथ है, अनुराग गुट के साथ या प्रेम कुमार धूमल या बीजेपी नड्डा की तरफ। असल में जयराम ठाकुर ने मंत्री हर्षवर्धन चौहान और विक्रमादित्य सिंह के बयान पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस में खींचातान से ब्यूरोक्रेसी परेशान है और कई अधिकारी हिमाचल छोड़कर दिल्ली जाना चाहते हैं, जिस पर चंद्र कुमार ने कहा कि मंत्री और अफसरों ने तालमेल की कमी हो सकती है, लेकिन कोई भी अफसर दिल्ली नहीं जाना चाहेगा क्योंकि उसे दिल्ली से ज्यादा सुविधाएं यहां मिलेंगी। आपको ये बता दें कि मंत्रियों में विवाद विक्रमादित्य सिंह के बयान पर शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने बाढ़ बारिश से हुई तबाही की असली वजह अवैध खनन को बताया था, जिस पर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विक्रमादित्य सिंह के बयान को बचकाना करार दिया था। मंत्रियों का विवाद खत्म ही नहीं हुआ था कि विक्रमादित्य सिंह ने अफसरों पर मनमानी के आरोप लगा दिए और कहा कि कुछ अफसर दिल्ली भेजने वाली फाइल ही बदल देते हैं, जिस पर जयराम ठाकुर ने हमला बोला था और अब मंत्री चंद्र कुमार ने उन पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष को पूछना है कि आपकी पार्टी में तालमेल है, आपका मुंह किस तरफ है, धूमल साहब का किस तरफ है, अनुराग ठाकुर का किस तरफ है, नड्डा साहब का किस तरफ है। अगर आपका तालमेल से ही होता तो आप पिछला चुनाव जीतते। आपका तो जो है वो तालमेल जो था वो ठीक नहीं था, इसलिए तो आप चुनाव हारे हैं। जहां तक सरकारी अधिकारियों की बात है, हिमाचल प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी सबसे अच्छी है, ऑनेस्ट है और काम करने में अच्छी है। हमने किसी सेक्रेटरी को या किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को ये कहते हुए नहीं सुना कि मेरा दिल हिमाचल प्रदेश में नहीं लगता। हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहां ब्यूरोक्रेसी जो है उसका मान सम्मान होता है और उनका चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ तालमेल हो सकता। कई बार तालमेल की कमी की वजह से कुछ बातें निकलती हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे भी बड़े लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश में जो है वो भिन्न भिन्न पदों पर रहने का मौका मिला है। और मेरे वक्त में जब मैं जंगलात का वजीर था और इरीगेशन पब्लिक का था, बड़े सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो मेरे सेक्रेटरी थे, जिसमें मिस्टर आनंद रहा है, मिस्टर कौल रहा है, मिस्टर M.K. कौल रहा है और IPH की जो है वो सुजाया रही है। तो ऐसी बात नहीं है। विक्रमादित्य जो है वो हमारे राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं, तो उनका कोई अपना निजी कोई हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की ये कोई अनरेस्ट नहीं है ब्यूरोक्रेसी में कि जो हिमाचल से पलायन करने के लिए जा रहे हैं। हमारा ब्यूरोक्रेट जो है वो सबसे अच्छा है। भारत सरकार ने मैंने कई ब्यूरोक्रेट्स की हालत ये देखी है कि 5 फुट बाय 5 फुट पर का कमरा मिलता है, पेड़ भी नहीं मिलता है। यहाँ तो सभी का मान अदब है, अच्छी गाड़ियाँ मिली हैं, सुंदर बिंगले मिले हुए हैं। एक जो सीनियर सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनके साथ 5-5, 6-6 विभाग हैं, तो कोई ऐसी किसी में बिक्रिंग नहीं है। मंत्रियों में बिल्कुल तालमेल है। और एक चीज जो है वो सीमित परिवार सुख का आधार, जो सीमित मंत्रिमंडल होता है वो हमेशा तालमेल के साथ ही काम करता है। ज्यादा मंत्रिमंडल जो होता है उसमें खींचातानी विभागों की ज्यादा होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सारे सक्षम हैं। पहली बार मंत्रिमंडल में कोई लोग आए हैं, तो कई बार उनको थोड़ी अपनी वर्किंग में जो है वो थोड़ा सुधार करना चाहिए। हम तो बड़े लंबे समय पे तक रहे हैं और लंबे समय तक विभिन्न विभागों का नेतृत्व मैंने किया है, लेकिन इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार किया है और
जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे, नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं कि कोई भी ब्यूरोक्रेट प्रदेश में खुश नहीं है और दिल्ली जाना चाहते हैं और कुछ ऐसी संस्कृति विकसित की जा रही है जिसमें कोई भी अधिकारी काम नहीं करना चाह रहा, ज्यादातर अधिकारी केंद्र में जाना चाहते हैं। कई वरिष्ठ अधिकारी ने इसके लिए प्रयास करना भी शुरू कर दिया। इस तरीके के आरोप जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लगाए थे, उसका पलटवार करते हुए, उसका जवाब देते हुए आपने यहाँ प्रोफेसर चंद्र कुमार को सुना। रणबीर हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, ये जो राजनीतिक खींचातान है, अब इसमें ब्यूरोक्रेसी को भी लपेट लिया गया है। साथ में शुरू हुआ था विवाद विक्रमादित्य सिंह और हर्षवर्धन चौहान की बयानबाजी के साथ, लेकिन अब जो तस्वीर नजर आ रही है, किस तरीके से इसे देखा जाए रणबीर? जी हाँ, देखिए ये वार पलटवार का सिलसिला अब शुरू हो गया है। यहाँ पर देखिए जो नेता प्रतिपक्ष ने जो आधार बनाया वो विक्रमादित्य सिंह का बयान था, जिसमें उन्होंने विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि कुछ अधिकारी लक्ष्मण रेखा जो है लांघ रहे हैं। और उससे पहले देखिए जो अवैध खनन के मामले पर जिस तरह से हर्षवर्धन चौहान और विक्रमादित्य सिंह के बीच जो बयानबाजी हुई है, उसको भी आधार बनाया गया। फिर सेब वाले मामले पे जगत सिंह नेगी की तरफ से जो कहा गया, मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ कहा गया, जो प्रेस नोट जारी हुआ उसमें कुछ और बातें सामने आई। तो यहाँ पर घेराबंदी जो है करने की कोशिश की जा रही है राज्य सरकार की। लेकिन जो चंद्र कुमार है, कृषि मंत्री, सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह का पलटवार किया है, उससे उसको लेकर यूं कहा जा सकता है कि चंद्र कुमार ने ये कहा कि बहुत सारी बातें जो हैं यहाँ सरकार के भीतर होती हैं और कई बार जो तालमेल की कमी दिख भी जाती है। साथ में उन्होंने कहा कि जो नए मंत्री हैं, जो पहली बार मंत्री बने हैं, इशारों में उन्होंने कहा, साफ तौर पर तो नहीं कहा, कि थोड़ी जो है अनुभव की कमी रहती है जिस तरह से ये परिस्थितियां पैदा होती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सियासत जो है यहाँ पर किस वजह से हो रही है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से कुछ ऐसी बातें जो है निकल कर आ रही है जो आम जनता के समक्ष हैं। उसमें मंत्रियों की बातें कहे और खासकर ब्यूरोक्रेसी की जो अब बात कही जा रही है। देखिए चंद्र कुमार ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने कुछ बातें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कही। इशारा उनका क्या था, जो उन्होंने कहा कि केंद्र में कुछ अधिकारियों की हालत क्या होती है, उन्हें तो बैठने के लिए सही कमरा भी नहीं मिलता और जो दूसरी सुख सुविधाएं यहाँ मिलती हैं हिमाचल में, वो केंद्र में नहीं मिलती हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कोई अधिकारी जो है ऐसा नहीं है जिसने यहाँ हिमाचल से बाहर जाने की इच्छा जताई हो या बात की हो या कहीं अपनी बात रखी हो। लेकिन यहाँ पर देखिए व्यवस्था परिवर्तन की जब बात होती है तो इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि बड़े स्तर पर जो फेरबदल होता है ब्यूरोक्रेसी में, वो नहीं हुआ है। ज्यादातर यहाँ पर वो अधिकारी उन्हीं कुर्सियों पर नजर आ रहे हैं जो जयराम सरकार में भी थे। तो इसको लेकर नाराजगी जो है, कुछ मंत्री, विक्रमादित्य ने तो स्पष्ट तौर पर कहा, कुछ मंत्री जो है दबी जुबान से यह बात कहते आए हैं, मुख्यमंत्री के पास जो है शिकायत कर चुके हैं। कांग्रेस के बहुत सारे विधायक हैं जो ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो है अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर की है। लेकिन दूसरी बड़ी बात है कि सरकार को बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, 8-9 महीने का वक्त हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में अभी जो तालमेल जो बिठाना होता है अधिकारियों और ब्यूरोक्रेसी और मंत्रिमंडल के बीच, उसमें थोड़ा सा समय जो है अभी लग रहा है। और इसी को देखते हुए हम देख सकते हैं कि किस तरह से अब बातें निकलकर सामने आ रही है। कई बार फैसलों को लेकर कुछ जो है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अगर इस पूरी खबर के अलग अलग पहलुओं को रणबीर हम समझने की कोशिश करें तो एक तरफ मंत्रियों की बयानबाजी और आपसी तालमेल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जो बीते दिनों विक्रमादित्य सिंह और कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान के बयानों से हमें लगा। उसके बाद अब कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी से कुछ विधायक नाराज हैं, ब्यूरोक्रेट्स पर भी किसी तरीके के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। एक ये भी पहलू निकल कर आ रहा है और दूसरा एक छिपा हुआ पहलू इस खबर का यह भी है कि गुटबाजी के साफ आरोप प्रोफेसर चंद्र कुमार ने भाजपा के ऊपर भी लगाए हैं, जो आज तक भाजपा कांग्रेस के ऊपर लगाती आ रही थी। रणबीर जी हाँ, देखिए गुटबाजी तो दोनों दलों में है, सीधे तौर पर देखी जा सकती है। जाहिर सी बात है कि
जितना बड़ा नेता होगा उसका अपना एक गुट होगा, जो दूसरा गुट अगर जब हाशिए पर होता है तो किस तरह की चीजें निकल कर आती हैं, वो सीधे तौर पर चंद्र कुमार ने भी कहा है कि ये जग जाहिर है कि किस तरह की केमिस्ट्री अनुराग ठाकुर के बीच में और जयराम ठाकुर के बीच में है। धूमल परिवार के साथ किस तरह का आंकड़ा जयराम ठाकुर का है, वो सीधे तौर पर चंद्र कुमार ने निशाना बनाया है और जेपी नड्डा तक को जो है चंद्र कुमार ने यहाँ पर लाया है और साथ में ये भी निशाना साधा है कि तालमेल की कमी तो भाजपा में नहीं थी, अगर तालमेल होता तो वो चुनाव जीते। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही दल में होता, सभी दल में होता है। जहां तक सरकार की बातें देखें, सरकार में अब इतने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिला दे तो कुल 9 मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अभी सरकार बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। अभी उस पटरी पर जो है सरकार को हम कह सकते हैं कि वो परिपक्वता जो है अभी नजर नहीं आएगी। संभावनाएं रहती हैं कि इस तरह की चीजें जब नई नई सरकार बनती है वो होती है, और मुख्यमंत्री भी पहली बार बने हैं तो जयराम ठाकुर एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह जो है जो भी उन्हें मौका मिलता है वो निशाना यहाँ पर साध रहे हैं। लेकिन बिल्कुल, और विपक्ष के नेता है तो मौका नहीं गंवाना चाहेंगे, जैसे ही मौका मिलता है उस पर चौका लगा देते हैं। और अभी तो मौका भी और दस्तूर भी, जिस तरीके से प्रदेश के हालात हैं और प्रदेश सरकार के ऊपर आम जनता भी सवाल खड़े कर रही है, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने जो ये आरोप लगाए हैं बखूबी जो प्रोफेसर चंद्र कुमार हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया है। प्रतिक्रियाओं का सिलसिला इस पर जारी रहेगा। रणबीर, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिमला में राज्य सचिवालय के बाहर ड्राइंग शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पिछले साल हुई परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि अब पोस्ट कोड 980 का रिजल्ट जारी हुए बिना यहां से वो नहीं हिलेंगे। पिछले साल 914 पदों के लिए परीक्षा हुई थी, जिसमें 971 अभ्यर्थी शामिल हुए थे जो सचिवालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। राज्य सचिवालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां ड्राइंग टीचर्स ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बीते साल हुई परीक्षा के रिजल्ट को घोषित करने की मांग कर रहे हैं। रिजल्ट घोषित किए बिना ये यहां से नहीं हिलेंगे, इस तरह की इन्होंने बातें कही हैं। पिछली बार हम सर से मिले थे तो सर ने मतलब अपने मुंह से बोला था, हमारे कुछ एक बच्चों को अंदर गए थे सर के पास मिलने ओकओवर में, तो सर ने खुद बोला था कि आपकी जो है मतलब आपकी पुट ऑफ होगी, आपकी मतलब जो फाइल है और आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। मुद्दा हमारा रिजल्ट जो है हमारा 980 का हमें चाहिए, रिजल्ट चाहिए, कंडीशनल ज्वाइनिंग दी जाए। 8 महीने से हम इतने परेशान हैं, तो उस एक महिला की सजा हमें क्यों दी जा रही है? गलत गुनाह तो उस औरत ने किया है, उसका गुनाह हम 971 जो मतलब हमारे ये एस्पिरेंट्स हैं उनको क्यों सजा दी जाएगी? ये हमारी सरकार से क्वेश्चन है। 4 बार मिल चुके हैं और 4 बार झूठा आश्वासन हमें मिला हुआ है और आज हम 5वीं बार आ रहे हैं। लास्ट टाइम हम मिले, मैं खुद सीएम साहब से मिला और उन्होंने किसी को कॉल करी मेरे सामने, जिसको भी करी, बिजनेस टीम को करी, लेकिन उन्होंने साफ बात बोली कि आपके बेटे इसमें रिजल्ट के लिए 3 दिन फाइल एक जगह जाएगी, 3 दिन दूसरी जगह जाएगी। आप मेरे पास 7वें दिन आए, फिर उन्होंने बोला जी 8वें दिन आओ। 8वें दिन जब हमारे लोग यहाँ से गए, हमारे डेलीगेशन गया, तो उन्होंने बात तक नहीं करी। पूरा दिन हमारे लोग ओकओवर में खड़े रहे, कभी ओकओवर, कभी सेक्रेटरेट, कभी ओकओवर। शाम तक 8 बजे वो लोग घर आ गए, लेकिन सीएम साहब ने बात तक नहीं करी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जिस दिन सीएम साहब रिजल्ट निकालने के लिए तैयार बैठे थे, वो कह रहे थे फाइल आपकी पुटअप करने के लिए बोल रहा था, तो फाइल क्यों नहीं पुटअप हुई? उन्होंने बिजनेस टीम को क्यों नहीं पूछा कि आपकी इन बच्चों की फाइल गई हुई है, तो वो कहाँ है फाइल इनकी? तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं सीएम साहब। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से कि अब झूठ बर्दाश्त नहीं होगा और हमें रिजल्ट चाहिए यहाँ पे। और हम जितनी बार आए हैं बस झूठा आश्वासन दे के चले जाते हैं। टाइम बाउंड का हमें ऑर्डर दिया जाए तब हम घर में जाएंगे, नहीं तो हम यहीं बैठेंगे। और प्रशासन से भी यही कहना चाह रहा हूं, अगर किसी प्रशासनिक कारण से हम यहीं रुक सकते तो 100-200 मीटर के अंदर हमें यहाँ स्थान दिया जाए। हम तब तक नहीं जाएंगे तब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि हर बार हमें झूठ का आश्वासन दिया गया। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आगे बढ़ेंगे ब्रेक के बाद। प्राइमरी टीचर एसोसिएशन ने निरीक्षण विंग के 2 अधिकारियों के तबादले को लेकर आमरण अनशन की चेतावनी दे डाली है। धर्मशाला में हुई एसोसिएशन की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कहा कि सरकार से 2 तौर की बातचीत हो चुकी है। अगर 28 जुलाई तक तबादले पर फैसला नहीं हुआ तो आमरण अनशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निरीक्षण विंग का गठन स्कूलों का दौरा कर सुधार के लिए किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हमारा राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ जिला कांगड़ा है
इसका धरना यहाँ पर इसलिए शुरू हुआ कि जो 2 अधिकारी इंस्पेक्शन सेल में काम कर रहे हैं, एक डिप्टी डायरेक्टर है और 3 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है, जो कि जिनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है और कार्य करने का रवैया ठीक नहीं है। अध्यापकों को प्रताड़ित करना उनकी मंशा है। उनको यहाँ से स्थानांतरित करने के लिए ये मांग कर रहे हैं और हम पूरे प्रदेश के अध्यापक इनके साथ है और जब तक ये इनको स्थानांतरित नहीं करते तब तक ये धरना चला रहेगा। देखिए, जो हमारी मांग है अगर वो पूर्ण हो जाती है तो इसको हम स्टॉप कर देंगे, अगर नहीं है तो इसको जिला स्तर से बढ़ाकर हम प्रदेश स्तर पर ले जाएंगे। चंबा दौरे पर पहुंचे राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल आज भूरी सिंह संग्रहालय देखने पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। राज्यपाल ने संग्रहालय में रखी मूर्तियों के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद उन्होंने चौगान मैदान में प्रशासन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। बाढ़ बारिश से हुई तबाही को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। रक्तदान शिविर में राज्यपाल ने अब तक 210 बार रक्तदान करने वाले अब्दुल गनी की तारीफ की और कहा कि जब अगली बार चंबा आएंगे तो उनसे जरूर मिलेंगे। चंबा में यह देख करके सुखद अनुभूति हुई कि यहाँ लोग 112 बार तक का 210 बार तक का रक्तदान किए हैं अब्दुल गनी साहब। यहाँ 60 बार, 58 बार, 27 बार, 38 बार, इस तरह से महिलाएं भी 44 बार तक का जो है रक्तदान यहाँ कर के जो है एक रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। लोगों को मैं इस बात के लिए प्रेरित करता हूँ कि निश्चित रूप से ऐसे लोगों को समय समय पर सम्मानित करना चाहिए। आज रेड क्रॉस उन लोगों को सम्मानित किया है जो निक्षय मित्र बने हैं, टीबी के पेशेंट को सहायता दे रहे हैं। उन लोगों को सम्मानित किया है जिन्होंने ब्लड डोनेशन अपना किया है। तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि नीति आयोग के द्वारा तो यह डिस्ट्रिक्ट जो है, जिला जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन मैंने ये देखा कि यहाँ उत्साह के मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि चंबा में अद्भुत उत्साह है और उस उत्साह के मामले का कारण दानदाता भी बहुत है। यहाँ ब्लड से अधिक दान कुछ और नहीं हो सकता है। शिमला के माल रोड पर गंदगी फैलाने वालों की अब खैर नहीं। मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि जहां तहां कूड़ा फेंकने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साफ सफाई के लिए नगर निगम की तरफ से माल रोड पर 20 नए डस्टबिन लगाए गए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि सिर्फ 20 डस्टबिन काफी नहीं है, जिस पर मेयर ने 20 और डस्टबिन लगाने की बात कही है ताकि लोग जहां तहां कूड़ा ना फेंक सकें और जो फेंकेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। पिछले कुछ दिनों से शिमला के आसपास के जो माल रोड का क्षेत्र है, लक्कड़ बाज़ार का, रिज का, वहाँ से काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि पुराने डस्टबिन जो है लगे हुए हैं उसमें गंदगी बहुत पड़ी रहती है। उसी संदर्भ में आज हमने लगभग माल रोड, रिज और लक्कड़ बाज़ार में लगभग 20 डस्टबिन लगने हैं। पुराने पैटर्न पे उस हिसाब से लगेंगे। उसके अंदर हम जो नए उसका जो कैरी उसका खींचने का सिस्टम है वो अंदर ही लगाया हमने। वो एक उसी के संदर्भ में आज हम लोग मेरे साथ यहाँ लोकल पार्षद थी जो हमारी मैडम भी है, डिप्टी मेयर थी, उमंग जी थे, गीतांजलि भागरा जी थे। उनसे पहले हम लोअर बाज़ार भी गए थे, वहाँ सुषमा कुटियाला जी के वार्ड में भी वहाँ कुछ हमने देखा था। उसी संदर्भ में आज हमने जगह जगह जो डस्टबिन है उसको लगवाया था। बिल्कुल इसमें काफ़ी सख्त आदेश हमने किए, जो खासकर जहाँ पर जॉइंट्स है, बड़े बड़े जॉइंट्स हैं, चाहे वो फास्ट फूड के जॉइंट्स हों, क्योंकि लेट आवर्स में ये दुकानें बंद होती हैं। तो लेट आवर्स में एमसी के एम्प्लॉयज़ मैक्सिमम जो है 8 या 9 बजे तक हमारी गाड़ियाँ वैसे माल रोड तक और लोअर बाज़ार में चलती है। उसके बाद जो सुबह का मॉर्निंग का होता है वो काफ़ी गंदगी उस टाइम फैली होती है। और उसी संदर्भ में हमने इनसे भी कहा कि अपने लेवल पे भी वो साफ़ सफाई की व्यवस्था करें और एक आदमी को वहाँ डिप्यूट भी करना चाहिए, क्योंकि शिमला एक सबका है, उसको साफ़ सुथरा रखना एक आम नागरिक के अलावा सभी व्यापारी, दुकानदार, सबका एक कर्तव्य। नालागढ़ से खबर है, जहां सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। हादसा जगत खाना पुल पर हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे 60 साल की महिला की मौत हो गई। जिस महिला की मौत हुई उनका नाम महेंद्र कौर था। वो पंजाब के ढकाला की रहने वाली थी।
हादसे में स्कूटी सवार 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो नालागढ़ में यह हादसा पेश आया है, जहां के जगत खाना पुल पर यह हादसा हुआ। एक ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मारी है। पंजाब की रहने वाली 60 साल की महिला की इसमें मौत हो गई है। 2 अन्य जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती किया गया है। हिमाचल में तबाही का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार कोशिशों के बाद भी अब तक जनजीवन पटरी पर नहीं आ सका है। तबाही के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ बारिश से 158 लोगों की जान जा चुकी है। 189 लोग जख्मी हुए हैं। प्रदेश में अभी भी 600 सड़कें बंद हैं और आपको बता दें कि 359 ट्रांसफार्मर्स और 324 वाटर प्लांट्स अभी भी बंद हैं। नुकसान का आंकड़ा भी बढ़कर 5,115 करोड़ रुपए हो चुका है और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि हिमाचल में किस कदर तबाही हुई है। 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हिमाचल प्रदेश को अब तक हो चुका है और ये आंकड़ा बदस्तूर बढ़ता जा रहा है। 158 मौतें हो चुकी हैं और लगभग 200 के करीब लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 600 सड़कें बंद हैं। कुछ ऐसी भी सड़कें हैं जिनका संपर्क मुख्यालय से टूटा हुआ है। बिजली और पेयजल की मूलभूत सुविधाओं से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। ट्रांसफार्मर्स 359 ट्रांसफार्मर्स ऐसे हैं जो ठप पड़े हुए हैं। अभी भी बिजली की पूरी तरह आपूर्ति नहीं हो पाई है। कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं, कुछ वाटर प्लांट्स हैं जिससे पीने के पानी की सप्लाई होती है, वो अभी भी बाधित है। 324 ऐसे वाटर प्लांट्स हैं जो अभी भी बंद हैं। पीने के पानी की समस्या भी लोगों को वहां पर हो रही है। कुल नुकसान का आंकड़ा 4,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,115 करोड़ हो चुका है और आपको बता दें कि यह आंकड़ा आगे आने वाले समय के लिए और भी बढ़ सकता है। जिस तरीके से मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज और कई जगह येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बाढ़ बारिश से मची तबाही के चलते जगह जगह लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। शिमला के रामपुर इलाके के डोफडा पंचायत के ऊंची गांव में भूस्खलन के चलते 3 दिन से यहां रास्ता बंद है। यहां सड़क पर एक विशाल पेड़ भी गिरा हुआ है। सूचना देने के बाद भी प्रशासन की तरफ से रास्ता खोलने की कोई कोशिश नहीं हुई, जिसके बाद लोग खुद रास्ता साफ करने में जुटे हैं। वहीं बारिश और भूस्खलन के चलते कई लोगों को बेघर भी होना पड़ा है। कई घरों और बिल्डिंगों पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। चंबा के डलहौजी इलाके के रोलका गांव में गौशाला सहित 5 घरों पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। खतरे के मद्देनजर गौशाला को खाली करा दिया गया है। वहीं खतरे वाले घरों के लोग भी पड़ोसियों के यहां रहने को मजबूर हैं, जो लगातार इस डर में जी रहे हैं कि कभी भी उनका सब कुछ बर्बाद हो सकता है। ग्रामीण सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमारे यहाँ बादल फटने की वजह से हमारी गौशाला का आगे का डंगा बिल्कुल नीचे गिर गया है और यहाँ जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। हमने अपनी गाय और जो गाय और बच्चे यहाँ गाय के बच्चे थे उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर गौशाला को पूरा ही खतरा हो। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।